यार चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आखिर क्या है समूचे विश्व में बृहत्तर भारत का इतिहास का अध्ययन करते हुए जब मैं कभी पढ़ता हूँ कि मिस्र के भी कोई दिन थे, ग्रीस की भी कभी प्रतिष्ठा थी, रोम का भी कभी सितारा बुलंद था, अरब की मारूभूमि ने कभी विश्व में हलचल मचाई थी, तो अनायासी मन में विचार आता है कि विश्व के विशाल पिरामिड, अत्यंत सिंह मूर्तियाँ तथा संचित मम्मियाँ निसंदेह आज भी ये प्रदर्शित कर रही हैं कि मिस्र का भी कभी स्वर्ण युग था। मिस्र के विविध राजवंशों ने 400 वर्षों तक शासन किया, यह भी पढ़ने को मिला। टॉलमी के नेतृत्व में सिकंदरिया के विद्या केंद्र में विश्व के महान सत्य ढूंढे गए, उनका संग्रह किया गया। एक दिन संसार की आंखें ग्रीस पर लगी थी। बड़े बड़े पर्शियन इस सम्राट साइरस, जरबसीस तथा डेरियस अपने इलाकों अनुयायियों सहित एथेंस पर चढ़े चले जाते थे। ग्रीस का भी विस्तार हुआ। एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीप में ग्रीस ने अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रसार किया। ग्रीस की भूमि से वह सिकंदर भी पैदा हुआ जो सीजर और नेपोलियन का आदर्श बना। सेल्यूकस और मिनांडर को भी भारत में पैर जमाने का प्रयास करते रहे, लेकिन ग्रीस की ओर ध्यान आकर्षित होने की वजह थी सुकरात, प्लूटो और अरस्तु की वह त्रिमूर्ति जिसकी उपासना किए बिना संसार के सत्य शोधक लोग संतोष प्राप्त नहीं करते। संपूर्ण पाश्चात्य जगत विगत शताब्दियों से जिन विज्ञानों को ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है, उनके बीच इस त्रिमूर्ति के विचारों में कहीं न कहीं मिल जाते हैं। जब समस्त यूरोप अंधकार और अज्ञान की चिर निद्रा में था, तब यदि कहीं ज्ञान की ज्योति जगमगा रही थी तो वह ग्रीस ही था। रोम के इतिहास को पढ़ा। सीजर द्वारा इंग्लैंड से लेकर पर्सिया तक तथा कार्थेज को मिलियामेट कर भूमध्य सागर को रोमन झील बनाने वाले रोमन साम्राज्य का भी अध्ययन किया। 1.5 सहस्त्र वर्षों तक सारे ईसाई संसार में रोमन चर्च और लैटिन भाषा का एक छत्र अधिपत्य रहा। पोप के बुल ईश्वरीय विधान समझे जाते रहे। कला, साहित्य, न्याय व्यवस्था और शासन यूरोप ने रोम से ही सीखे। ईसा के सूली पर लटकने के पश्चात सिरों को मसाल बनाकर, उंगलियों को दीपशिखा बनाकर तथा देह को लकड़ी की तरह भट्टियों में फिकवाकर अपने गुरु स्वर्गीय राज्य और विश्व भारतत्व के संदेश को यदि संसार की दुर्गम घाटियों में, निर्जम वनों में, सभ्य जातियों तक में यदि किसी ने पहुंचाने का प्रयत्न किया तो उसका सेहरा निश्चित रूप से रोमन चर्च तथा उससे प्रभावित जैसुअट लोगों के और उनका अनुसरण करने वाले प्राचीन ईसाई प्रचारकों के मस्तकों पर ही बंधेगा। एक ईश्वर की पूजा सिखाने वाले साम्यवाद, एक का क्रियात्मक पाठ पढ़ाने वाले, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का मधुर संदेश सुनाने वाले मोहम्मद का जीवन चरित्र भी पढ़ने को मिला। इस्लामी तलवार की रक्त पिपासा से गर्भित सिंध से स्पेन तक इस्लाम का विशाल साम्राज्य भी। मानचित्रों में मैंने देखा गणित, ज्योतिषी, ग्रीक साहित्य, हिकमत तथा विज्ञान को पाठ पश्चिमी यूरोप को सर्वप्रथम अरबों ने पढ़ाया। यह भी मुझे इतिहास से ज्ञात हुआ। कैरो, कार्दोवा और अल अजहर के विश्वविद्यालय आज भी अरब संस्कृति का स्मरण कराते हैं। यह भी मैंने जाना यूरोप और भारत के बीच सहस्त्रों वर्षों तक एक अरब एक संयोजक श्रृंखला बना रहा। इतिहास के अध्ययन ने मुझे यह भी बताया। इनके अतिरिक्त विश्व इतिहास का अध्ययन करते हुए जब मैं संसार के राष्ट्रों पर विचार करता हूँ तो चीन में कन्फ्यूशियस, पर्सिया में जरथुस्त्र, पैलेस्टाइन में मूसा तथा ईसा का मुझ पर ध्यान आता है। फ्रांस का नाम लेते ही रूसो और वाल्टेयर की प्रतिमा मुझे नजर आने लगती है। जर्मनी के नाम से लूथर और मार्क्स का, रूस के नाम से टॉलस्टॉय और लेनिन का, अंग्रेजों के नाम से शेक्सपियर और वेगन तथा अमेरिका के नाम से इमर्सन और लिंकन का स्मरण हो जाता है। पाश्चात्य देशों के अध्ययन से यह ध्वनि स्पष्टता से सुनाई देती है कि गोरी जातियां काली जातियों पर शासन करने के लिए ही पैदा हुई हैं। वे परमात्मा की ओर से भेजे हुए दूत हैं। वे शासन ही इसलिए करते हैं ताकि अमेरिका के रेड इंडियंस, अफ्रीका के नागरो, न्यूजीलैंड के माओरी और एशिया के समस्त पिछड़ी हुई जातियों के सभ्य बनाया जा सके, उन्हें सुसंस्कृत और सुशिक्षित किया जा सके। वे कहते हैं कि हमने भारत की सामाजिक कुरीतियाँ दूर की, अराजकता मिटाई तथा विज्ञान के आधुनिक चमत्कारों से अवगत कराया। सैनिक संगठन, शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता और लोकतंत्र आदि प्रवृत्तियों तो भारत भूमि में उपज ही नहीं सकती। यहाँ के निवासी तो केवल आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहते हैं। वे सदैव यही सोचते रहते हैं कि संसार सत्य है या असत्य, शब्द नित्य है, अनित्य, आत्मा मुक्ति से लौटा है अथवा नहीं। लेकिन अब मैं कभी भारतवर्ष के इतिहास का अध्ययन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। कभी यह संसार का सिरमौर था। रघु ने दिग्विजयी की थी, राम ने लंका को विजित किया था, अर्जुन ने पाताल देश तक विजय पताका फहराई थी। नालंदा और तक्षशिला के विद्या केंद्र इसी भारत देश में थे, जिनमें दूर दूर के देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। ह्वेनसांग और फाइयान ने इन्हीं विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की थी। चीनी लोग भारत को शाक्य मुनि का देश मानकर इसकी तीर्थ यात्रा को आया करते थे। अशोक ने धर्म विजय करके मिस्र तथा यूरोप तक अपनी संस्कृति फैलाई थी। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बुद्ध का संदेश सुनाने के लिए सिंगल द्वीप भेजा था।
और यस तुर्किस्तान में भारतीय संस्कृति को ले गए थे। कुछ प्रचारक तो चंपा और मिस्र तक भी पहुंचे थे। ग्रीक प्रभाव से ऊपर होकर खगोल विद्या के ज्योतिष शास्त्र की व्युत्पत्ति सर्वप्रथम ब्राह्मी ने अपने संकलन में दी। आर्यभट्ट, जो कि हिंदू ज्योतिषियों एवं गणितज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है, ने पद्म में क्वाड्रिक इक्वेशन, साइन एवं एक्स के मूल्य जैसे काव्यात्मक विषयों का वर्णन किया है। उन्होंने ग्रहण, आपन काल, विपुव्य की व्याख्या की, पृथ्वी की वार्तुलाकारता की तथा अपनी धुरी पर उसके दैनिक आवर्तन की घोषणा की। विज्ञान की साहसी पूर्वगत्य के साथ उन्होंने लिखा कि ग्रह मंडल स्थायी है तथा पृथ्वी के आवर्तन से प्रति दिवस ग्रहों और तारागणों का उदय और अस्त होता है। उनके सबसे प्रसिद्ध अनुयायी ब्रह्मगुप्त ने भारतवर्ष के ज्योतिर्विज्ञान को क्रमबद्ध किया। इन व्यक्तियों तथा उनके अनुयायियों ने बेबीलोन के आकाशमंडल के विभाजन की राशि चक्र संबंधी नक्षत्र मंडल के रूप में हिंदुओं के प्रयोगार्थ व्यवस्था की। उन्होंने 12 महीने का वर्ष, 30 मास, 30 दिन का मास, 30 घड़ी का दिन निर्धारित करते हुए हर 5वें वर्ष एक मलमास का प्रक्षेप कराकर वर्ष विभाजन की सूची तैयार की। उन्होंने विलक्षण यथार्थता से चंद्रमा के व्यास, चंद्र और सूर्य ग्रहण, ध्रुवों के स्थान तथा बड़े बड़े नक्षत्रों के स्थान और गति का निर्धारण किया। उन्होंने अपने सिद्धांत ग्रंथों में यह लिखते हुए कि पृथ्वी अपने आकर्षण शक्ति से सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के सिद्धांत की व्याख्या की, जिससे प्रेरणा लेकर बाद में न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रतिपादित किया। इन पेचीदी गणना के लिए हिंदुओं ने एक ऐसी पद्धति का विस्तार किया जो यूनानियों से हर प्रकार से उच्च थी। यूनान की प्राच्य संपत्ति के सबसे प्रमुख अंगों में अरबी अंक तथा दशमलव प्रणाली भी अरब के द्वारा भारतवर्ष से ही आए। वे अंक जिन्हें गलती से यूनानी अरबी अंक कहते हैं, उनके अरब साहित्य में आने से 1000 साल पूर्व अशोक के शिलालेखों में 256 ईस्वी पूर्व पाए जाते हैं। सभी संख्याओं को केवल 10 चिन्हों से अभिव्यक्त करने की कौशलपूर्ण विधि संसार को प्रदान करने का श्रेय भारतवर्ष को ही है, जिसमें प्रत्येक चिन्ह अपने स्थान के अनुसार मूल्य प्राप्त करता है तथा जिसका अपना निरपेक्ष मूल्य भी दशमलव पद्धति का ज्ञान आर्यभट्ट एवं ब्रह्मगुप्त को उसके अरब व सीरिया के लोगों की रचनाओं में स्थान प्राप्त करने के बहुत पहले से ही था। बीज गणित का विकास हिंदुओं और यूनानियों ने स्वतंत्र रूप से किया प्रतीत होता है, लेकिन यूरोप में उसका प्रवेश भारतवर्ष से ही हुआ है। हिंदू वैज्ञानिक आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर ने और बीज गणित के चिन्हों का आविष्कार किया था। इन व्यक्तियों ने 6 राशि के विचार का निर्माण किया, जिसके प्रभाव में बीजगणित का अस्तित्व ही असंभव था। उन्होंने क्रम परिवर्तन एवं एकीकरण संबंधी नियमों को निर्धारित किया। उन्होंने 2 का वर्गमूल निकाला और ईसा की 8वीं सदी में दूसरे अंश के वर्ग समीकरण को हल किया, जबकि यूरोप में उनका ज्ञान लगभग 1000 साल बाद ऑडलर के समय तक किसी को भी नहीं था। उन्होंने अपने विज्ञान को पदात्मक रूप में व्यक्त किया तथा गणित संबंधी प्रश्नों को ऐसी रोचकता प्रदान की जो भारतीय स्वर्ण युग की विशेषता है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तथा पाई व्यास का वृत्त की परिधि संबंध का मूल्य 3.1416 पर निर्धारित किया। भास्कर ने स्थूल रूप में डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रतिपादन किया। आर्यभट्ट ने साइंस की तालिका तैयार की तथा सूर्य सिद्धांत ने त्रिकोणमिति की एक ऐसी पद्धति प्रदान की जिससे अधिक उत्तम प्रणाली का ग्रीस के निवासियों को कुछ ज्ञान नहीं था। कणाद के वैशेषिक दर्शन, पदार्थ विज्ञान, सुश्रुत, धन्वंतरी एवं चरक के औषधि विज्ञान, शरीर विज्ञान एवं शल्य चिकित्सा के अलावा भारत में ही आविष्कृत संगीत ग्रंथों की स्वर रचना हिंदू जहाजों में दिशा सूचक यंत्र, कुतुबनुमा, रसायन शास्त्र, संतानोत्पादक शक्ति, गर्भ संस्कार आदि भारतीय शास्त्रों को अन्य संसार से अधिक विस्तृत और विकसित बताया गया है। आगे यह भी अध्ययन में आया कि देवनामीय प्रिय तिस्य के समय जब सीलोन को आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए कोई स्रोत ढूंढने की आवश्यकता हुई तो उसने अशोक से प्रार्थना की। जब विदंती के समय चीनी सम्राट को नए प्रकाश की चाह हुई तो उसने बुद्ध की शरण ली। जब तिब्बत को आत्मिक उन्नति की तड़प अनुभव हुई तो उसने संरक्षित पदव स्तंभ और रातिसा आदि भारतीय पंडितों को ही आमंत्रित किया। जब अरब को साहित्य, कला और विज्ञान की अभिलाषा हुई तो भारतीय पंडितों और शास्त्रों का स्मरण किया। मृत्यु सैया पर पड़े हुए खलीफा के प्यारे भाई की चिकित्सा करने वाले सारे अरब में कोई ढूंढे नहीं मिला तो एक भारतीय वेद ने ही उसका प्राण बचाया। जब मंगोल सम्राट कुबुले खान को अनुवादकों की चाह हुई तो उसने भारत पर दृष्टि डाली। कोरिया यदि असभ्य से सभ्य बना तो बौद्ध धर्म के कारण, जापान की जागृति का मूल कारण बौद्ध धर्म ही तो है। जावा, कंबोडिया, अनाम आदि तो हमारे ही उपनिवेश थे। वहाँ के राजा तो शिव, विष्णु और बुद्ध को ही पूजते थे। वियना का शिव मंदिर, अंकोरवाट का विष्णु मंदिर तथा बोरोबुटूर का बौद्ध मंदिर आज भी कला, विशालता और सौंदर्य के साथ सुदूर भारत की ही झांकी दिखलाते हैं।
सुदूर पूर्व के प्रस्तर खंडों पर खुदी हुई रामायण, गीता तथा बुद्ध चरित्र की अमर कथाएं सहस्त्रों वर्षों से हमारे साहसी प्रचारकों का आज भी स्मरण करा रही हैं। आगे चलकर ऐतिहासिक मान्यताओं के अध्ययन से पता चला कि मिस्र और भारत के देवता मेल खाते हैं। उनमें आज भी यह परंपरा विद्यमान है कि वे पूर्व से पुंड देश पांड्य से ये यहाँ आए थे। चैलिडिया के लोगों में अब भी यह अनुश्रुति काम कर रही है कि वे चोल देश से यहाँ आकर बसे हैं। कार्थेज के प्यूनिक लोग निरक्त में निर्दिष्ट भारत के पणी ही तो हैं। मैक्सिको में मैं सभ्यता को विकसित करने वाले भारत से ही वहाँ जाकर बसे थे। आइसलैंड के प्राचीन निवासियों का धर्म ग्रंथ वलुस्पा संभवतः ऋग्वेद से ही तो है। पर्शिया के आर्यन लोगों ने अपनी भाषा और धर्म भारत की भाषा और धर्म से ही तो लिए हैं। विश्व की प्राचीन जातियों हिटाइट्स और मिटनी लोगों के देवता रुद्र, वरुण और अनास्त्य वैदिक ही तो हैं। जापान से मिस्र तक तथा बाली से यूनान तक बृहत्तर भारत का ही तो विशाल भवन है। सचिन त्यागी जी की पोस्ट।